हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। एक चीज डिस्कस करेंगे बिफोर वी स्टार्ट कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा था कि न्यू बुक आई है या कुछ अमेंडमेंट आया है, ठीक है। उसके लिए आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, न्यू बुक नहीं आई है, ठीक है। 3 नए एक्ट आए हैं, ये आपको पता है। आईपीसी अब चेंज हो चुका है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चेंज हो चुका है और एविडेंस एक्ट चेंज हो चुका है, ठीक है। उनका जो न्यू वाला है वो अब आपके कोर्स में आ गया है, ठीक है। तो आपका इंस्टीट्यूट क्या करता है, जो आपको स्टडी मटेरियल दिए उसके अलावा एक सप्लीमेंट देता है। सप्लीमेंट मतलब जो भी वो एडिशनल केस लॉज या अमेंडमेंट्स देना चाह रहे उसका सप्लीमेंट देता है। आपकी बुक में पुराना एक्ट ही होगा, आपकी बुक में आईपीसी ही होगा, सीआरपीसी ही होगा, सीपीसी ही होगा, ठीक है। लेकिन सप्लीमेंट में न्यू वाला दिया है, तो हम लोग जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो न्यू वाले से पढ़ेंगे। समझ में आया? नहीं समझ आया तो इग्नोर करो पूरा, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ओके, कमिंग बैक टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात करते हैं हम लोग। क्या क्या पढ़ लिया था इसमें? सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि आईटी एक्ट की जरूरत क्या पड़ी, क्यों आया था आईटी एक्ट। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को लीगल वैलिडिटी देने के लिए ये एक्ट आया। जो भी हम लोग गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं वो सब भी अब किस फॉर्म में होगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और इस एक्ट आने के बाद क्या हुआ था, जितने भी ऐसे एक्ट है जहां पर मैनुअल डॉक्यूमेंट्स की बात कही थी, उन सब जगह पर अब क्या लिख दिया गया? इलेक्ट्रॉनिक। फिर हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देन पावर ऑफ अटॉर्नी, देन ट्रस्ट एंड विल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी में एक्सेप्शन था। क्या था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नेशनल हाउसिंग बैंक या सेबी, इन्होंने अगर कोई इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया है तो उसके ऊपर नेगोशिएबल, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ डेफिनेशन स्टार्ट करे थे, वो याद है आपको? ओरिजिनेटर, एड्रेसी एंड इंटरमीडियरी। वो तीसरा पर्सन कौन था? इंटरमीडियरी, ठीक है। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, अच्छा उस दिन के बाद से आज तक अब कोई मैसेज नहीं भेजा होगा ना अपने डर के मारे? अच्छा, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ अ की पेयर। हमारी कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या सिस्टम यूज किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जिसकी हम लोग कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करते हैं? डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली कोड के फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसमें एक की पेयर होता है, एक प्राइवेट की होती थी और एक पब्लिक की। प्राइवेट की से हम लोग वो डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करते हैं और पब्लिक की से उसे डिकोड करते हैं। और इसी प्राइवेट की और पब्लिक की के यूनिक कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता था? एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। एनी डाउट टू एनीवन? हाँ बेटा, इसमें हमने आपको कुछ डेफिनेशंस पढ़ने के लिए दी थी, ये याद है? किसने किसने पढ़ ली? हाथ कितने श्रिंक हो गए, पूरे उठाओ। तुम कंफ्यूज क्यों हो कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ, ओके। तो बाकी लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा, कब है एग्जाम? जून में कि दिसंबर में? अच्छा, जून और दिसंबर कंफर्म होता है, ईयर कंफर्म नहीं होता है ना। ईयर कोई भी हो सकता है। हाँ बेटा, डाउट? विल्स, हाँ विल्स में क्या चीज? अच्छा, विल वाला पॉइंट नहीं आया। ओके, विल्स मतलब जो वसीयत होती है, जो वसीयत बना, वसीयत पता है क्या होती है? नहीं पता? विल नहीं पता क्या होती है? जैसे मान लो हमने अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी, तो हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया और हमने उसमें लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। जिस डॉक्यूमेंट पे ये बनाया जाता है उसको विल कहते हैं, ठीक है। अग्रीमेंट होती है, विल लिखी जाती है। घर पे पूछना जरा पिताजी से कि आपने अभी तक विल बनाई है कि नहीं बनाई है, ठीक है। देखो फिर लॉ वो पढ़ाई ना छुड़वा दे कहीं, बहुत ज्यादा पढ़ने लग गए। ओके, तो विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, वहां पे कह रहे हैं अगर विल है तो वो फिजिकल फॉर्म में ही है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होगी। और एनीथिंग एल्स? और कोई डाउट? हाँ बेटा, हाँ एग्जीक्यूट मरने के बाद होती है, एब्सोल्युटली। अभी हम लोग ना इसमें एक चैप्टर पढ़ेंगे, स्टैम्प एक्ट, उसमें पूरा प्रोसीजर बताया है। उसमें क्या होता है, जैसे विल हमने बनाई, ठीक है, और आपको पता है हर विल की फर्स्ट लाइन होती है दिस इज माय लास्ट विल, क्योंकि विल कैन बी चेंज्ड। अब मान लो हमने लिखा कि हम अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम करते हैं, ठीक है। बच्चे को पता चल गया कि इन्होंने, मेरी बूढ़ी माँ ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी और अब वो नालायक निकल गया, ठीक है, तो हम अपनी विल चेंज कर सकते हैं। तो एवरी टाइम व्हेन आई राइट अ न्यू विल, तो हम उसमें लिखते हैं दिस इज माय लास्ट विल, और मेरी इस विल से मेरी पुरानी वाली विल जो है वो रिवोक हो रही है, ओके।
अब आगे का प्रोसेस समझो। मान लो हमने विल लिखी अच्छा, आपने पिक्चरों में देखा है जब कोई जैसे बड़ा आदमी जिसकी डेथ हो जाती है, फिर एक वकील आता है, वैसे तो सब रो वो रहे होते हैं, फिर एक वकील आता है तो सब रोना धोना छोड़ के फिर वकील को देखने लग जाते हैं, है ना। अब ये समझो क्या होता है। तो जैसे हमने अपनी विल लिखी, विल लिखने के बाद हम उसको रजिस्ट्रार के ऑफिस में डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करके एक फायर प्रूफ बॉक्स में रख देता है। फायर प्रूफ बॉक्स मतलब कि वो डिस्ट्रॉय ना, और फिर वो रजिस्ट्रार मेरे मरने का इंतजार करता है। जिस दिन अब हम मरे, फिर वो वकील वो विल लेकर आएगा, ठीक है। सो विल इज अ डॉक्यूमेंट विच इज एग्जीक्यूटेड ओनली आफ्टर डेथ। लिखी कितनी भी बार जा सकती है, लेकिन एग्जीक्यूट होगी मरने के बाद, ठीक है। फाइन, चलो बोलो तो लिख के दिखाएं। ओके, कौन सी डेफिनेशन से स्टार्ट करना था हम लोग को? बिफोर दैट एक चीज, हाँ, सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, ठीक है। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम वाज द लास्ट डेफिनेशन जो हम लोग ने कवर करी थी। सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट से अब हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या थी बाय द वे? जो डिजिटल सिग्नेचर इशू करने की अथॉरिटी थी उसको हम लोग क्या कह रहे थे? सर्टिफाइंग अथॉरिटी। और उन सारी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के ऊपर कौन था? कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है। Certification practice statement means a statement issued by a certifying authority to specify the practices that the certifying authority employs in issuing an electronic signature. तो एक तरह से जब आप डिजिटल सिग्नेचर को पेन ड्राइव दी जाती है ना, तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भाई ये डिजिटल सिग्नेचर को बनाया है, प्राइवेट की से बनाया गया है, और अब आप इसके लिए लीगली ऑथराइज हैं, ठीक है। तो उसी स्टेटमेंट को सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट कहा जा रहा है। ये डिजिटल सिग्नेचर बनाया किसने था? सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने डिजिटल सिग्नेचर बनाया, सिग्नेचर के साथ एक सर्टिफिकेट भी दे दिया, किसको? उस पर्सन को जिसने डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई किया था, उसी को कहा जाता है सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट। अगली डेफिनेशन देखो, कम्युनिकेशन डिवाइस। इट मींस कम्युनिकेशन डिवाइस में देखो क्या क्या आ जाएगा? सेल फोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ और एनी अदर डिवाइस यूज। इसकी डेफिनेशन और जो अगली डेफिनेशन है, देखो अगली डेफिनेशन कौन सी है? ये पता है आपको क्या होता है? कंप्यूटर। देखो ये भी समझाया उन्होंने, कह रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच परफॉर्म्स लॉजिकल, अरिथमेटिकल एंड मेमोरी फंक्शंस, ऐसी डिवाइस को हम लोग क्या कहेंगे? कंप्यूटर। अब इससे रिलेटेड नीचे देखो एक केस हुआ, सैयद आसिफुद्दीन। देखो, in this case it was contended that in so far as an offense under section 65 of Information Technology Act is concerned, a telephone handset is not a computer nor not a computer system. Understand करना जरा, यहाँ पर ये केस कुछ हम आपको बता दे रहे क्या हुआ। जो टेलीफोन होता है, आपका मोबाइल फोन होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर हम ये कहें कि उस मोबाइल फोन को टैप किया जा रहा है, ठीक है, या उस मोबाइल फोन से कोई ऐसा ऑफेंस किया गया जो एक ऑफेंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? उस मोबाइल फोन को यूज करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर एक ऑफेंस किया गया। अब यहाँ पर जिसने ऑफेंस किया था उसका कंटेंशन ये था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सिर्फ उन चीजों पे लगता है जो कंप्यूटर के थ्रू की गई हो, और हमने जो फ्रॉड किया है वो किसके थ्रू किया है? टेलीफोन के थ्रू किया है। और जो टेलीफोन है इट इज नॉट अ कंप्यूटर, और क्योंकि टेलीफोन कंप्यूटर नहीं है, तो जो हमने फ्रॉड किया है या जो भी ऑफेंस हुआ है, दैट शुड नॉट बी कवर्ड अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। बताओ, पहले बात समझ में आई उसकी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट किन ऑफेंसेस की बात करता है? वो ऑफेंसेस जो किसके थ्रू किए गए हो? कंप्यूटर के थ्रू किए गए। अब इन्होंने जो ऑफेंस किया उसमें किसका यूज किया? टेलीफोन हैंडसेट का। टेलीफोन हैंडसेट को उन्होंने कहा इट इज नॉट अ कंप्यूटर, और अगर वो कंप्यूटर नहीं है, आपका जो मोबाइल फोन है इट इज नॉट अ कंप्यूटर, इसलिए अगर मोबाइल से कोई ऑफेंस किया गया है तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में नहीं आएगा। बताओ वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? हाँ, इसी पे तो पहले केस हुआ, फिर डेफिनेशन पढ़ी गई। हाँ बताओ, जो सेल फोन्स हैं या जो मोबाइल फोन्स हैं या जो टेलीफोन है, क्या इसको हम लोग कंप्यूटर मान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के ऑफेंसेस में कवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो अब देखना इसमें जजमेंट क्या आया। केस सबको समझ में आया पहले? पक्का? In this case, it was contended that in so far as an offense under Section 65 of Information Technology Act is concerned, a telephone handset is not a computer.
कंटेंशन ये रखा गया कि भाई जो टेलीफोन हैंडसेट है वो कोई कंप्यूटर नहीं है, ना ही उसके अंदर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, और अगर वो कंप्यूटर नहीं है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का कोई सेक्शन कैसे लग सकता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली, इन द एब्सेंस ऑफ एनी लॉ which is in force requiring the maintenance of computer source code, the allegation that petitioners concealed, destroyed and altered any computer source code is devoid of any substance and therefore the offense of hacking is absent. कह रहे hacking फोन से नहीं हो सकती, hacking जो होगी वो कंप्यूटर से होगी, ठीक है। अब जरा देखो कोर्ट ने क्या कहा। It was observed by the court that essential functions in the use of cell phone which are performed by, ये इनका मतलब सॉफ्टवेयर जो होता है, ठीक है, स्विचिंग ऑफिस इनका मोबाइल का सॉफ्टवेयर जो है, is the central antenna and other transmitters in other areas well coordinated with the cell phone function in a fraction of second. कह रहे हैं आपके टेलीफोन में भी जो चीजें हो रही है वो इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जा रहा है, जो भी आपने कम्युनिकेशन किया वो दूसरे तक इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जाता है, और इतनी स्पीडली कोई चीज तभी हो सकती है जब उसके पीछे क्या हो, कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। All this is made possible only by a computer which simultaneously receives, analyzes and distributes data by way of sending and receiving electrical signals. कह रहे हैं आपका मोबाइल फोन भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिसीव करता है, उसको फिर कोडिंग डिकोडिंग होती है, फिर वो आप तक पहुंचता है, और ये सब कुछ इतनी स्पीडली होता है। आप सोच के देखिए, आपने यहाँ हेलो बोला और वो दूसरा बंदा चाहे दूसरी कंट्री में क्यों ना उसको सुनाई दे जाता है, एंड दिस इज हैपनिंग इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ये पॉसिबल तभी है जब उसके पीछे कोई कंप्यूटर सिस्टम है, और इसलिए उस टेलीफोन को भी क्या माना गया, कंप्यूटर सिस्टम। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर डेफिनेशन पढ़ो तो देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, कह रहे कंप्यूटर मींस एनी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। ये कहाँ उन्होंने कि सिर्फ वो सिस्टम ही होना चाहिए, एनी हाई स्पीड प्रोसेसिंग डिवाइस। हाई स्पीड प्रोसेसिंग डिवाइस तो आपका टेलीफोन भी हो गया। इसका मतलब अगर टेलीफोन से कोई ऑफेंस किया गया है तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कवर्ड होगा कि नहीं होगा, यस इट विल बी कवर्ड। समझ आ गया कि इस सबको, ठीक है, पक्का, एनी डाउट, पूछ लो, तुम कुछ पूछना चाह रही हो अर्चिता। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेसिक मतलब ही यही है, एनी ऑफेंस, मतलब जो इनके पीनल सेक्शंस है, एनी ऑफेंस व्हिच इज डन विद द यूज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन में सारे दे रही है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ एनीथिंग व्हिच इज डन विद द यूज ऑफ कंप्यूटर। और देखो कंप्यूटर की डेफिनेशन, इसीलिए तो इन्होंने कंप्यूटर की डेफिनेशन दी, वरना सोचो कंप्यूटर का मतलब वो डब्बा नहीं, कंप्यूटर का मतलब एनीथिंग व्हिच इज प्रोसेसिंग फास्ट, उसको कंप्यूटर सिस्टम मान लिया है, ठीक है, फाइन। चलो, इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन है, कंप्यूटर रिसोर्स, ये सब वही है। साइबर कैफे, जानते हैं क्या होता है साइबर कैफे? कोई गया है कैफे? साइबर कैफे अच्छा किसको नहीं पता? इंटरनेट कैफे गए नहीं आज तक? इंटरनेट कैफे, हाँ, बहुत छोटे में गए हैं। और कोई जो इंटरनेट कैफे, अच्छा कितने लोग जा चुके हैं इंटरनेट कैफे? कुछ लोग ना हाँ में हाथ उठाते ना ना में, वो कहते तुम समझो मैं शक्ल से कि हम गए कि नहीं गए। इंटरनेट कैफे, पहले तो इंटरनेट कैफे ही चलते थे, आपको पता है 1 आवर मिलता था, 20 रुपीज 1 आवर या 30 रुपीज 1 आवर का रेट होता था, है ना। तो 20 रुपीज 1 आवर में आपको 1 घंटे का टाइम मिलता था इंटरनेट चलाने का। तो जो भी आपको फेसबुक, हमारे जमाने में फेसबुक की जगह ऑर्कुट हुआ करता था, सुना है किसी ने? अच्छा आप भी पुराने जमाने के, मतलब एनीवेज, हाँ, ऑर्कुट हुआ करता था तब। तो वो सब करने के लिए जो आप आज इतनी इजिली कर लेते हैं ना, देखिए किसका मैसेज आया है, क्या आया है, तो उसके लिए वी हैड टू स्पेंड 20 रुपीज, 20 रुपए में जाके जाओ 1 घंटा, और फिर जैसे ही 1 घंटा होता था तो वो जो बंदा होता था ना सर पे खड़ा हो जाता था, हो गया जाओ, अब अधूरी बात चल रही है किसी से, है ना, आप क्या समझेंगे। एनीवेज, so that was a cyber cafe or a internet cafe. It means any facility from where access to the internet is offered. एक ऐसी जगह जहां से हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? साइबर कैफे। साइबर सिक्योरिटी, इट मीन्स प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइसेस, कंप्यूटर रिसोर्स, कम्युनिकेशन डिवाइस एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड देयरिन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से अगर हम लोग अपने सिस्टम को रोक रहे हैं, जैसे आपको पता है एंटीवायरस डाले जाते हैं, ठीक है, फायर वॉल्स डाले जाते हैं,
ये सारे शब्द आपके सामने आए होंगे जब आपने ईटी का पेपर दिया होगा, ठीक है, तब पहली बार पता चला होगा अच्छा ये भी कुछ होता है। तो ये एंटीवायरस, फायरवॉल्स, जो भी चीजें आपके सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकते हैं, इन सबको बेसिकली क्या कहा जाता है? कंप्यूटर सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी। ओके, डिजिटल सिग्नेचर हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म देखो, विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन मीन्स एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, सेंट, रिसीव्ड और स्टोर्ड इन मीडिया, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिशर और सिमिलर डिवाइस। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिलहाल हमारी कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की कौन सी मेथोडोलॉजी यूज्ड है? डिजिटल सिग्नेचर। ये डेफिनेशंस पढ़ ली थी, इंटरमीडिएट पढ़ ली थी, है ना। की पेयर आपने पढ़ ली, ओरिजिनेटर ये भी डन था, प्राइवेट की पब्लिक की भी आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। सिक्योर सिस्टम में आओ। सिक्योर सिस्टम मींस कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर दैट आर रीजनेबली सिक्योर्ड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। बताओ, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? अनऑथराइज्ड एक्सेस से अगर हम अपने सिस्टम को बचा रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? सिक्योर सिस्टम। प्रोवाइड अ रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड करेक्ट ऑपरेशन। अगर हमारा सिस्टम रिलायबल है, रिलायबल मतलब उसमें कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं है, हैकिंग नहीं है, वायरस नहीं है, तो हमारा सिस्टम क्या माना जाता है? सिक्योर सिस्टम। आर रीजनेबली सूटेड टू परफॉर्म द इंटेंडेड फंक्शन। जिस फंक्शन को हम परफॉर्म करना चाहते हैं वही फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। वायरस पता है आपको क्या होता है? वायरस, कंप्यूटर वायरस सुना है, देखा है कैसा होता है? कुछ कुछ अलग अलग तरीके के वायरस होते हैं। जैसे एक वायरस होता है वो क्या करता है? फाइल्स को डुप्लीकेट कर देता है। जैसी आपकी फाइल्स हैं वैसी ही दिखने में डुप्लीकेट फाइल्स बना देगा। दिस इज अ काइंड ऑफ वायरस। ऐसे बहुत सारे वायरस होते हैं। तो अगर आपको आपके सिस्टम में ऐसी अनऑथराइज्ड चीजें दिखे, इसका मतलब अब आपका सिस्टम सिक्योर नहीं बचा है, ठीक है। देन अडेयर टू जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स। अगर आपका सिस्टम सारे सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहा है, देन योर सिस्टम इज अ सिक्योर सिस्टम, ठीक है। बस वेरीफाई का मतलब हम लोग को पता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए क्या यूज किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर। जैसे मैनुअल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए हम साइन करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर लगाया जाता है। अब यहां से आ जाओ, यहां से मेन स्टार्ट है। अभी तक डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एज पर सेक्शन 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, electronic signature means authentication of electronic record by a subscriber by means of electronic technique. अब देखो लिखा है and includes digital signature. इस डेफिनेशन को जरा एनालिसिस करो। ये नहीं कह रहे कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर से किया जा सकता है। इंक्लूड्स कह रहे हैं बेसिकली तो किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को किया जाएगा बाय मीन्स ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक। किसी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक से किया जाएगा एंड इट इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर। यानी अगर फ्यूचर में आगे ऐसी कोई नई टेक्निक आती है जिससे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिकेट किया जा सकता है, तो डिजिटल सिग्नेचर रिप्लेस होके वो यूज होने लग जाएगा, ठीक है, फाइन। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स आर इशूड अंडर सेक्शन 35। डिजिटल सिग्नेचर इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैलिड मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन। यानी आज हमारी कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने का जो लीगल तरीका है वो कौन सा है? डिजिटल सिग्नेचर। ऑथेंटिकेशन इज टू बी इफेक्टेड बाय यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन। ये समझ आ गया? ये डिजिटल सिग्नेचर का क्रिएशन कैसे होता है? एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, ठीक है, एंड हैश फंक्शन। ये हैश फंक्शन और एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम कॉम्बिनेशन पे यूज किए जाते हैं डिजिटल सिग्नेचर को बनाने के लिए, ओके। विच एनवेलप एंड ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, टैंपरिंग हो सकती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में। सब लोग फोकस करेंगे थोड़ी देर के लिए अपनी नींद भूल के, है ना। ऐसा क्या जागरण आप रात में करते हैं कि सारी दिन भर की नींद उसी 3 घंटे में, जब आप यहाँ आते 2 घंटा 3 घंटा व्हाटएवर, उसी में सारी नींद आती। और आपको पता है जब आप घर जाके लेटने की, सोने की कोशिश करेंगे तब आप कहेंगे नींद ही नहीं आ रही है ना। तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं जिससे आपको तुरंत नींद आ जाएगी। जैसे ही आप लेटे तुरंत JIGL की बुक निकाल लो, पढ़ने लग जाओ, फिर देखो कितनी बढ़िया नींद आएगी, बुक के ऊपर ही, है ना। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से टैंपरिंग हो सकती है। देखिए कैसे हो सकती है। मान लीजिए हमने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, ठीक है,
और इनकम टैक्स रिटर्न हमने नील का फाइल किया क्योंकि मेरी कोई इनकम नहीं थी। तो हमने लेट से दिखाया कि मेरी इनकम लेट से 10,000 रुपए थी और 10,000 तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं था। तो हमने 10,000 अपने रिटर्न में फाइल किया और टैक्स में 0 करा और हमने सेंड किया। आपको हमसे पर्सनल दुश्मनी थी। आपने क्या किया, हमारे डॉक्यूमेंट, हमारे सिस्टम को हैक करके ये जो रिटर्न हम सबमिट कर रहे थे उसको बीच में आपने एक्सेस ले लिया और बस 10,000 के आगे 5 0 बढ़ा दिए। शाम तक समझ में आएगा आपको क्या हुआ होगा। और फिर वापस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे भेज दिया। ठीक है, फिर अगले दिन कुछ नहीं हुआ, डिपार्टमेंट वाले घर आए सीधे। ये समझ आया क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की टैंपरिंग हुई। यानी हमने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा, हमने उसमें साइन किया और हमने भेजा, लेकिन बीच में वो रिकॉर्ड कहीं हैक हो गया, हैक होके उसके डिजिट्स चेंज हो गए या कुछ भी इंफॉर्मेशन चेंज हुई और वापस से उसको सोर्स कर दिया गया। अब अगर हम डिजिटल सिग्नेचर या हैश फंक्शन लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, हमने प्राइवेट की लगा के वो डिजिटल सिग्नेचर लगा के अपना इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को सबमिट किया। ठीक है, जिसके पास पब्लिक की होती है वो उसे डिकोड करता है। डिकोड करते वक्त वही सेट ऑफ नंबर्स, कोडिंग समझते हो ना, नंबर्स और कैरेक्टर्स के सेट होते हैं, वही सेम जनरेट होना चाहिए। अगर वो सेम नंबर जनरेट नहीं हुआ तो इससे पता चल जाता है कि बीच में टैंपरिंग हुई है डॉक्यूमेंट में। दिस इज व्हाट इज नोन एज अ हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन में कोड्स होते हैं, जिस कोड से क्रिएट किया गया है वही कोड से डिकोड होगा। अगर डिकोडिंग करते वक्त वो कोड यूज नहीं हुआ या नंबर में कोई चेंज हुआ तो ये समझ में आ जाता है कि इस डॉक्यूमेंट के बीच में क्या हुई है, टैंपरिंग। ठीक है, ये दोनों चीजों को यूज किया जाता है ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। ओके, ये ज्यादा टेक्निकली आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की चीजें हैं। सिग्नेचर कैसे बनता है, कोडिंग कैसे होती है, ठीक है, ये ज्यादा टेक्निकली नहीं आएगा। हाँ बेटा, जिसके पास पब्लिक की होगी, हाँ एब्सोल्युटली, जिसके पास पब्लिक की होगी उसके पास वो कोड होगा। ठीक है, अगर वो सेम चीज से डिकोड कर लेगा तो ठीक है, और अगर सेम नंबर से डिकोड नहीं हुआ इसका मतलब देयर हैज बीन अ टैंपरिंग इन द डॉक्यूमेंट। तो इससे पता चल जाता है कि डॉक्यूमेंट हमारे ऑथेंटिक हैं कि नहीं है। ठीक है, वैसे एज अ सीएस आपको इसके टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसके लीगल एस्पेक्ट से मतलब है, आपको ज्यादा इसमें मतलब है इसकी पेनाल्टीज से, क्योंकि हम लोग को इसका लॉ पोर्शन देखना है। अब इसकी कोडिंग में मत लग जाना, कोडिंग ही सीखने लग गए क्या है, ठीक है, वो हमारा नहीं है एरिया। एग्जाम्पल देखो, हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल, हैश फंक्शन वही है, डिकोड करेगा और ऑथेंटिसिटी चेक करेगा कि टैंपरिंग तो नहीं हुई, और ये दोनों चीजें टुगेदर यूज होती हैं एज अ एसिमेट्रिक प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अ ड्राइवर्स लाइसेंस आइडेंटिफाइज समवन हु कैन लीगली ड्राइव इन अ पर्टिकुलर कंट्री। Likewise, a digital signature certificate can be presented electronically to prove one's identity, to access information or services on the internet, or to sign certain documents digitally. अब नेक्स्ट आ जाइए, यहां पे मार्क करना सेक्शन 3A, देखो वो ब्लॉक के नीचे से है। सेक्शन 3A deals with electronic signature. 3A provides that notwithstanding anything contained in 3.1 but subject to provision of subsection 2, मार्क करिए, सब्सक्राइबर में authenticate any electronic record by such electronic signature which is considered reliable. यानी हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, वो टेक्निक यूज करेंगे जो रिलायबल होगी। और अगली लाइन में देखो लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ अबव इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शैल बी कंसिडर्ड रिलायबल इफ। पहले ये दोनों पैराग्राफ का मतलब समझो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कौन सा डिजिटल सिग्नेचर लगेगा जो रिलायबल होगा, और कौन से डिजिटल सिग्नेचर को रिलायबल माना जाएगा, उसके ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, कब रिलायबल माना जाएगा, फर्स्ट, द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा और ऑथेंटिकेशन डेटा in within the context in which they are used are linked to the signatory as the case may be the authenticator and no other person. मेन इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करना है, लिंक्ड टू द सिग्नेटरी, कह रहे हैं जिसका डिजिटल सिग्नेचर है उसी ने यूज किया होना चाहिए। अगर जिसका डिजिटल सिग्नेचर है उसके अलावा किसी और ने यूज किया है, इसका मतलब वो डिजिटल सिग्नेचर हमारा रिलायबल नहीं है। क्या आप अपना साइन करना किसी को सिखाएंगे? जैसे एज अ सीएस आपका साइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो आपने एक बहुत टेक्निकल सा भयानक सा साइन बना लिया और फिर आपने अपने दोस्त को सिखा दिया कि देखो हम भी सीख रहे, तुम भी सीख लो मेरा साइन, अगर कभी हम ना बना पाए तो तुम बना देना, तो आपके दोस्त को क्या समझ में आएगी?
समझ में आ गया? क्या समझ में आएगा, है ना? क्या हम अपना साइन बनाना सिखाते हैं किसी को? दोस्त अपने आप सीख जाए वो अलग बात है ना? बट इसी तरह क्या हम अपना डिजिटल सिग्नेचर देंगे किसी को? नो। कह रहे अपना डिजिटल सिग्नेचर अगर आपने किसी और को दे दिया, इसका मतलब अब वो डिजिटल सिग्नेचर रिलायबल नहीं माना जाएगा। ओके, सो द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा और ऑथेंटिकेशन डेटा आर लिंक्ड टू द सिग्नेटरी। बताओ सिग्नेटरी कौन हुआ? जो साइन कर रहा है। लिंक्ड टू द सिग्नेटरी मतलब जो साइन कर रहा है उसी का ही डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। अब इस हिसाब से सेकंड देखो, द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा और ऑथेंटिकेशन डेटा वर एट द टाइम ऑफ साइनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ सिग्नेटरी। अब ये बताओ क्या पॉइंट हुआ? हाँ, सिग्नेचर क्रिएशन डेटा को आप डिजिटल सिग्नेचर बोल सकते हो। कह रहे द डिजिटल सिग्नेचर was at the time of signing under the control of signatory and no other person। जिस टाइम वो डॉक्यूमेंट साइन किया गया उस टाइम वो डिजिटल सिग्नेचर किसके पास होना चाहिए? सिग्नेटरी के पास। यानी उस डिजिटल सिग्नेचर की कंट्रोलिंग उसी सिग्नेटरी के पास होनी चाहिए, तब वो रिलायबल माना जाएगा, अदरवाइज वो रिलायबल नहीं माना जाएगा। हो गए 2 पॉइंट्स। थर्ड अपने आप बताइए। अगर उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में कोई ऑल्टरेशन हुआ है तो वो डिटेक्टेबल हो। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे हैश फंक्शन से डिटेक्ट हो जाएगा कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में कोई टैंपरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये डिटेक्ट किया जा सकता है, तो हम उस डिजिटल सिग्नेचर को रिलायबल मान लेंगे। थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस बताओ। फोर्थ भी तो यही लिखा है। सी में किसमें ऑल्टरेशन हुआ है और डी में किसमें ऑल्टरेशन हुआ है? सी में डिजिटल सिग्नेचर में हुआ है और डी में इंफॉर्मेशन में हुआ है। ठीक है, तो एनी ऑल्टरेशन टू द इंफॉर्मेशन मेड आफ्टर इट्स ऑथेंटिकेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल। ओके, अगर ये डिटेक्टेबल है तो वो क्या माना जाएगा? रिलायबल। एंड इट फुलफिल्स सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। किस चीज के पॉइंट्स पढ़ रहे थे हम लोग? क्या चीज रिलायबल? जेआईजीएल। जेआईजीएल सब्जेक्ट कब रिलायबल माना जाएगा, है ना? फिर डिजिटल सिग्नेचर कब रिलायबल माना जाएगा? डिजिटल सिग्नेचर बनता कैसे है? अच्छा, आपकी शक्ल इस टाइम पता है कैसी लग रही है कि आंसर आता है, बताने में थकान हो रही है। अरे कौन बताए, अब छोड़ो, बताओ कैसे बनता है डिजिटल सिग्नेचर? कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट की एंड पब्लिक की। अगर आप लोग की एनर्जी लेवल यही रही अगले 5 मिनट तक तो सबको खड़ा करके पढ़वाएंगे फिर हम। ठीक है, कई बार ऐसे भी हम करवाते हैं। ठीक है, आपको खड़े होना पड़ेगा और फिर आपको पूरी क्लास खड़े होकर पढ़नी पड़ेगी। फिर नींद आएगी तो अपने आप धड़ाम होगे। ठीक है, सिट स्ट्रेट ऑल ऑफ यू। ना एकदम सीधे बैठना। ओके, हाँ, और ये पॉइंट्स हम लोग देख रहे थे कि डिजिटल सिग्नेचर कब रिलायबल माना जाएगा। इसमें कितने 6 पॉइंट्स थे? 5 थे। पहला कौन सा था? लिंक टू द सिग्नेटरी होना चाहिए। दूसरा, अंडर द कंट्रोल ऑफ सिग्नेटरी होना चाहिए। थर्ड, alteration in the digital signature is detectable. Fourth, alteration in the information is detectable. And last, any other criteria it should be fulfilled. ठीक है? Electronic governance, legal recognition of electronic records. The act grants legal recognition to electronic records by laying out that where information or any other matter is to be in written form, टाइपरिटन फॉर्म और प्रिंटेड फॉर्म। यानी ये कह रहे हैं हर एक्ट में ये लिख दिया गया कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, टाइप रिटन में या प्रिंटेड फॉर्म में, वो इंफॉर्मेशन अब अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो भी वो लीगली वैलिड मानी जाएगी। ये बात आपको समझ में आई? इन्होंने क्या कहा? लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इस एक्ट ने किसको लीगल रिकॉग्निशन दी है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को। laying out that where any information or any other matter is to be in, चाहे वो written form में हो, type written में हो या printed में हो, such requirement is to be satisfied if such information or matter is rendered or made available in electronic form। तो इसी से ही रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुए सारे एक्ट में कि जहां जहां पर भी मैनुअल लिखा था, टाइप रिटन लिखा था, प्रिंटेड लिखा था, उन सब जगह पर अब इसकी जगह पर क्या चीज ऐड हो गई? इलेक्ट्रॉनिक। यानी जो एविडेंसेस पहले सिर्फ मैनुअल फॉर्म में होने चाहिए थे वो अब कैसे हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। जो डॉक्यूमेंट जो पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते थे वो कैसे हो गए? इलेक्ट्रॉनिक। जो पहले बुक्स एंड अकाउंट मैनुअल फॉर्म में बनते थे
वो सारे बुक्स, आपको पता है जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आपको पता है उनके रिकॉर्ड्स अब सब इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। पहले सब मैनुअल होते थे, बड़े बड़े रजिस्टर्स में सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती थी। फिर क्या हुआ, इन सबको चेंज किया गया और अब ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में है। तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब का सब अब किस फॉर्म में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो जब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आया तो लीगली वैलिड है कि नहीं है? यस, नाउ ऑल्सो इट इज लीगली वैलिड। ओके, एंड एक्सेसिबल सो एज टू बी यूजेबल फॉर अ सब्सिक्वेंट रेफरेंस। पहली चीज कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो, और दूसरी चीज वो एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल होने का मतलब समझते हो? जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करने थे, ठीक है, आपने अपने बुक्स या रजिस्टर्स मेंटेन करे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब ऑडिटर आया ऑडिट करने के लिए, ऑडिटर समझते हो, जो चेकिंग करने आता है, ठीक है, उसने कहा कि भैया अपने बुक्स एंड रिकॉर्ड जो है वो हमको दिखाइए ताकि हम उनको चेक कर सकें। वो कह रहे सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इस कंप्यूटर के अंदर है। उसने कहा वो तो ठीक है, हमको दिखाओ तो कहाँ है। वो कह रहा पासवर्ड नहीं याद है बस। ऐसी जगह हमने उसको सेव करके रखा है कि इवन आई कैन नॉट टेक इट बैक। कर सकते हैं, ऐसे सेव नहीं कर सकते। आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इस तरह से रिकॉर्ड करना है दैट दे आर एक्सेसिबल, जब जरूरत पड़े उसको एक्सेस किया जा सके, तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वैलिड माने जाएंगे। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो एंड एक्सेसिबल सो एज टू बी यूजेबल फॉर अ सब्सिक्वेंट रेफरेंस। नेक्स्ट आइए प्राइवेट ट्रांजैक्शन। उसी के ऊपर देखो एग्जांपल लिखा है कि ई गवर्नेंस में क्या क्या आ जाएगा, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, आधार पोर्टल, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिजिटल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सीएसईटी, है ना। आपने ढूंढा माई बुक में तो नहीं लिखा। ये सब कुछ अब किस फॉर्म में हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, है ना। बट ईईटी के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने में दिक्कत है ना। पहले सब कुछ मैनुअल होता था। पहले पता है सीएस फाउंडेशन होता था, उसको सेंटर पड़ता था और जाके एग्जाम देना पड़ता था। फिर उसके बाद हाँ कोविड आया तो इन्होंने ये नया सिस्टम ले आए। फिर कोविड तो चला गया लेकिन इनको मजा आ गई, इंस्टीट्यूट को मजा आ गई ना, सेंटर नहीं लेना पड़ता भाई, स्कूल लेना पड़ता है ना जहाँ पे सेंटर पड़ता है। जैसे अभी आपका एग्जीक्यूटिव में उसमें पड़ता है कानपुर विद्या मंदिर में, तो एक स्कूल लेना पड़ता है रेंट पे, फैसिलिटीज ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं। फिर बीच में आपको पता है ऐसा भी हुआ था, कंप्यूटर पे होता था लेकिन सेंटर पड़ता था। बीच में ऐसा भी हुआ था कि आपका एग्जाम होता कंप्यूटर पे था लेकिन उसके लिए सेंटर पड़ता था, वहां जाके उनका कंप्यूटर होता था, उनकी पूरी फैसिलिटी होती थी, वो भी बेटर था। फिर उन्होंने कहा कंप्यूटर भी तुम्हारा, सिर्फ नंबर हमारे, ठीक है। तो अब ये सिस्टम ये ले आए हैं। ओके, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस की बात करें, कह रहे हैं दो लोग के बीच में अब जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब भी अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने लगे हैं। बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्या हुआ, ई कॉमर्स, जो भी आप शॉपिंग करते हैं या परचेजिंग करते हैं। सेक्शन 4 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट प्रैक्टिकली इक्वेट्स, ये इस लाइन का मतलब बताओ क्या हुआ, प्रैक्टिकली इक्वेट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विद अ मैनुअल टाइपरिटन और प्रिंटेड रिकॉर्ड। हाँ, इक्वेट समझ गए, इक्वल कर रहा है कि जो वैलिडिटी मैनुअल रिकॉर्ड्स की है वही सेम वैलिडिटी अब किसकी हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की। सेक्शन 5 डील्स विद लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इट स्टेट्स दैट वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स दैट इंफॉर्मेशन और अदर मैटर शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय अफिक्सिंग द सिग्नेचर। जहां जहां लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर होना चाहिए, उन सब जगह को अब क्या इंटरप्रेट किया जाएगा कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा और उसको ऑथेंटिकेशन डिजिटल सिग्नेचर से होगा। शैल बी साइंड और बियर द सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, देन notwithstanding anything contained, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such information or matter is authenticated by means of electronic signature. इसकी लैंग्वेज पे बहुत परेशान ना होना कि ये लैंग्वेज याद कैसे होगी, समझ में तो आ रही है क्योंकि घूम फिर के एक ही बात बोल रहे हैं वो बार बार, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज इसकी परेशान ना होइएगा, ठीक है। अपने लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करके अपने वर्ड्स में लिखिएगा, ओके, इस चैप्टर के लिए स्पेशली। बाकी सब में तो कोशिश करना लॉ की लैंग्वेज थोड़ी बहुत यूज करनी पड़ेगी, ओके। पब्लिक रिकॉर्ड्स में आ जाओ। पब्लिक रिकॉर्ड्स मतलब जो हम गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं। Above provisions are primarily intended for private transaction. The Act then proceeds to bring in the regime of electronic records and electronic signature in public records. Public records जब हम लोग कह रहे हैं तो किसकी बात हो गई, गवर्नमेंट के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हैं। By making an analogous provision which grants recognition to electronic record and electronic signature in cases where any law provides for filling of any form,
ग्रांटिंग ऑफ एनी लाइसेंस, रिसिट और पेमेंट ऑफ मनी। यानी अब हम सरकार में जो रिटर्न फाइल करते हैं, लाइसेंस की एप्लीकेशन देते हैं, या सरकार हमें जो लाइसेंस ग्रांट करता है, हम जो टैक्स पे करते हैं या जो टैक्स का रिफंड आता है, ये सारी की सारी चीजें अब किस फॉर्म में होंगी? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। आप ये समझ रहे हैं, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ये सब ना लिखा होता तो हर एक्ट के थ्रू जो जो हम इलेक्ट्रॉनिक में काम कर रहे हैं वो सब वैलिड ना माना जाता। ठीक है, ये एक्ट आया, इसने लीगल रिकॉग्निशन दी, इस वजह से सारे एक्ट में वो लीगल रिकॉग्निशन मिली है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, एनी डाउट? पक्का समझ आ रहा है सबको? ठीक है। डिलीवरी ऑफ सर्विस बाय सर्विस प्रोवाइडर, ये देखिए कौन हुए? अकॉर्डिंग टू सेक्शन ए द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में। अच्छा, जैसे आपकी वेबसाइट है ICSI, देखिए सब बच्चों ने अपनी वेबसाइट, पक्का सारे उसमें ऑप्शंस जो आते हैं, एकेडमिक पोर्टल एंड ऑल, सब देखा है? पूरी वेबसाइट ढंग से देखी है कि सिर्फ अपने काम के लिए गए, है ना? जितना अच्छा रिजल्ट के लिए वो भी काम। अच्छा, एक बार अपनी पूरी वेबसाइट देखिएगा। तो ये बताओ, जितनी भी साइट है या जितना भी उसका मैनेजमेंट है इलेक्ट्रॉनिकली जो भी हो रहा है, ये सब कुछ क्या वहां CS में बैठ के बनाया होगा? जो कंपनी सेक्रेटरीज उन्होंने बनाया होगा? फिर MCA की वेबसाइट देखी है सबने? MCA देखी है? तो MCA आपको क्या लगता है सरकार ने बैठ के बनाई होगी? फिर मैनेज्ड बाय एन IT कंपनी। ये बात समझ में आई? काम वो किसका है? काम वो ICSI का है, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज कौन कर रहा है? वेबसाइट सही से चल रही है कि नहीं, जैसे आपका रिजल्ट डालना होता है या न्यू अनाउंसमेंट्स डालनी होती है, ये सब कौन करता है? IT कंपनी करती है उनके बिहाफ पे। तो जैसे ICSI है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने किसी IT कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आपको हमारी वेबसाइट मैनेज करनी होगी। ओके, जैसे हमारी वेबसाइट है, तो शिक्षा की वेबसाइट में आपको क्या लगता है हम चला रहे होंगे? हमें तो आती भी नहीं। हाँ, और क्या, इतनी उसमें टेक्निकलिटीज हैं, ये सिर्फ वो कर सकता है जो सॉफ्टवेयर का काम करता हो, और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है IT कंपनीज को। यही IT कंपनीज को डेटा सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। समझ में आया? तभी तो आप देखिए अब हमारा IT सेक्टर हमेशा बूम पे रहता है, क्योंकि सब कुछ तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, इसलिए IT सेक्टर हमेशा हाइप पे रहता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी देखो, जो MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पोर्टल है, MCA 21 हैज बीन मेंटेन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंफोसिस। इंफोसिस कंपनी सुना है? कह रहे इंफोसिस के पास इसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, इंफोसिस पूरा मैनेज करती है। अर्लियर इट वाज ऑपरेटेड बाय TCS, likewise income tax portal has also been operated by Infosys. So Infosys is the service provider for this purpose. आगे बात समझ में? तो ये लोग कौन कहलाए जाते हैं? सर्विस प्रोवाइडर। ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली उसमें जो कुछ भी होना है, ये सब कुछ कौन प्रोवाइड करेगा? द डेटा सर्विस प्रोवाइडर। रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन में आ जाओ। जो इंफॉर्मेशन पहले मैनुअल फॉर्म में रिटेन करनी होती थी, अब वो कैसे रिटेन कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जैसे आपने सुना होगा कुछ रजिस्टर्स एंड बुक्स होते हैं जो 8 साल तक मेंटेन करने होते हैं। ठीक है, अब 8 साल तक पहले कैसे मेंटेन होता था? फिजिकल फॉर्म में। अब अगर हम उनको 8 साल तक मेंटेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो बताओ वो लीगली वैलिड माना जाएगा कि नहीं? यस, इट विल बी वैलिड। पढ़ के देखिए अपने आप 3 लाइनें, बताइए समझ आया कि नहीं? ओके, अगली हेडिंग पढ़ के बताओ क्या हुआ? ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पहले रिकॉर्ड्स मैनुअल होते थे तो ऑडिट भी मैनुअली होता था। अब रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक हैं तो उसकी ऑडिट टेक्निक्स भी कैसी आ गई हैं? इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वेयर इन एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स देयर इज अ प्रोविजन फॉर ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन, दैट प्रोविजन शैल आल्सो बी एप्लीकेबल फॉर ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन। तो अगर डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक है तो उसका ऑडिट भी कैसे किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स को यूज करके। नेक्स्ट आइए, पब्लिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। व्हाट इज अ गजेट? गजेट क्या होता है? ऑफिशियल गजेट, गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर। गवर्नमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किस में आती है? गजेट में। अब अगर हम आपसे कहें इलेक्ट्रॉनिक गजेट, ये क्या हुआ? वही ऑफिशियल गजेट जो पहले मैनुअल फॉर्म में, पेपर के फॉर्म में होता था, अब वो किस फॉर्म में हो गया? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो फिर ये टॉपिक पढ़ के बताओ क्या है? लेट मी सी कौन समझा सकता है यहां आके।
यहाँ आके, यहाँ देख लो सब लोग, यहाँ शायद इसी से नींद खुल जाए। दिशा ठीक है? हाँ चलो, सम पढ़ाओ, मतलब समझो फिर समझाओ, और समझना तो शुरू करो। आ गया? अब थोड़ी समझ में आएगा जब यहाँ आने की बात हो गई। अच्छा, जिसको सबसे ज्यादा नींद हो रही है वो यहाँ आके ना काऊ पे कैसे सुनाएगा? नहीं, ये भी नहीं आता। अबाउट माई सेल्फ, नहीं, माई नेम इज, नेम भी भूल जाएंगे, है ना? कौन समझा सकता है ये टॉपिक? और जिसको जिसको आता जाए हैंड्स रेस करिए, एग्जाम्पल भी दिया आपके लिए, वेरी सिंपल। किसको किसको आ गया? हाँ दिशा समझाओ। आए नहीं? लाओ कहीं से। ओके, किसको किसको आ गया? रेज योर हैंड्स। हाथ तो पूरे उठा, हाथ को भी नींद आ रही है, हाथ भी बेचारा पूरा नहीं उठ पा रहा है, ऐसे जरा जरा सा उठ रहा है। नहीं आया? अरे बड़ा इजी टॉपिक। अरे यहाँ नहीं आना, चलो ये वाला कैंसिल, यहाँ हम ही रहेंगे। अब बताओ आ गया? अब हाँ हो गई। अरे बाप रे, क्या लिखा है? अच्छा, ऑनलाइन वाले जवाब दे रहे हो, कह रहे हमको कौन सा बुला पाएंगी। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब कोई भी लॉ जो पास किया गया है, ठीक है, कह रहे हैं जो भी लॉ पास किया गया है, अगर वो दोनों गजेट्स में है, ठीक है, ऑफिशियल गजेट में भी है और इलेक्ट्रॉनिक गजेट में भी है, तो उसका डेट ऑफ पब्लिकेशन किस दिन से माना जाएगा? जो पहले था, सिंपल। इसका मतलब सिर्फ इतना है, इलेक्ट्रॉनिक गजेट को भी उतनी ही वैलिडिटी मिली है, ठीक है। कह रहे हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज ऑल्सो ऑथराइज, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मीन्स एनी लॉ is also authorized by the act to be published in the official gazette or electronic gazette as the date of its first publication in either of the two gazette shall be deemed to be the date of publication. Example देखो, a subordinate legislation was published by the authority in official gazette on 2nd January. Official gazette में कब publish हुआ था? 2nd January 2020 and in electronic gazette on 31st December 2019. तो पहले तो जनवरी आया, दिसंबर पहले आता है? अच्छा क्यों? ईयर दिख गया? अच्छा अच्छा, तो किस दिन से मान लिया जाएगा? द डेट ऑफ 31st December शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो जिसमें भी पहले पब्लिश हो गया वहां से ही वो लागू हो जाएगा। ओके, यानी कुल मिला के वो कहना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गजेट में भी पब्लिश हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक गजेट भी उतना ही लीगली वैलिड है। ओके, हाँ बेटा। कुछ नहीं, एक उसमें फॉर्म में है, मतलब मैनुअल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। हाँ हाँ हाँ, पहले यही होता था, मैनुअल फॉर्म में पेपर में छपता था, ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया। चलो, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, कह रहे हैं अब जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पहले देखिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या, कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैसे क्या क्या की जरूरत, किस किस चीज की जरूरत होती थी? शुरू से शुरुआत करो। ऑफर, एक्सेप्टेंस, है ना, प्री कंसेंट। कोई चैप्टर याद आया कुछ कुछ? हाँ, बड़ा जरूरी है चैप्टर याद आना, क्योंकि इस बार इस चैप्टर से ही 10 नंबर का क्वेश्चन था, शायद 10-12 नंबर का, ठीक है। अब आप कहेंगे हमारे में फिर थोड़ी ना आएगा। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट में पहले एक पर्सन ऑफर देगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, तब वो वैलिड अग्रीमेंट बनेगा, फिर वो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब ये सब कुछ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स, जो आप परचेजिंग करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, जब आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो क्या आप सेलर को देखते हैं? जैसे आपने अमेजोन की साइट से कुछ खरीदा तो आपको पता है किस दुकान वाले से खरीदा। कई बार दुकान आपके बगल में ही होती है और मैसेज आपको आता है और ऑर्डर हैज बीन शिप्ड। हाँ, तो आप इमेजिन करते हैं शिप से आ रहा है, हाँ हाँ शिप हो गया, अब वहां तक पहुंच गया, वहां कुछ नहीं, बगल में बैठा दुकान वाला, वहां से एक लड़का दौड़ के आया देने, ठीक है। तो यू डोंट नो द सेलर, ना बायर ने सेलर को देखा है ना सेलर ने बायर को देखा है, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक हुआ है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट को भी लीगल रिकॉग्निशन दे दी है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपने ट्रांजैक्शन किया और कुछ गलत हो जाता है तो क्या हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस कर सकते हैं?
हाँ, ई कॉमर्स में अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में केस कर सकते हैं। क्यों? एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ, ऑफर नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स को लीगल वैलिडिटी दे दी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स की वैलिडिटी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी लिख दी। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी अमेंड हुआ और उसमें उन्होंने लिखा इवन इफ आपका कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ है तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और उसके बेसिस पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब इस एक्ट की वजह से आपको समझ में आ रहा है हर एक्ट में चेंज हुए। तो देखो लिखा है 2008 अमेंडमेंट टू द आईटी एक्ट introduced section 10A which provides for greater acceptance to electronic contract, establishing without question its validity in the eyes of law. As more and more business and organizations are realizing the effectiveness and efficiency gained by e-commerce, electronic contracts and e-signature, we see an increase in legislation supporting it. As per section 10A, wherein a contract information, the communication of proposal, acceptance, revocation, as the case may be, are expressed in electronic form by means of any electronic record. Mark करो, shall not be deemed to be unenforceable. मतलब shall not be deemed to be unenforceable. हाँ, shall not be deemed to be unenforceable means will be enforceable. तो ये सीधा लिखा जा सकता था will be enforceable, लेकिन लॉ की लैंग्वेज में लिखने के लिए थोड़ा टेक्निकल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? shall not be deemed to be unenforceable. आप एग्जाम में ऐसी कलाकारी दिखाने की कोशिश ना करें, ठीक है? आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे लास्ट में कि ये इन्फोर्सेबल हो रहा था कि नहीं हो रहा था। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं ये सारी चीजें अब अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो वो इन्फोर्सेबल माने जाएंगे solely on the ground that electronic form or means was used for that purpose. देखो एग्जाम्पल केस पढ़िए, ट्राइमेक्स इंटरनेशनल। ईमेल के थ्रू अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बताओ वैलिड होगा कि इनवैलिड? क्लैरिटी विद रिगार्ड टू कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड ऑन ईमेल। आजकल हर कंपनी का जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल कंपनी से है, तो हर बार उनका कोई बंदा थोड़ी आता है जिससे हम ट्रांजैक्शन करते हैं। ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है? तो यहाँ पे ट्राइमेक्स केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट inference can be drawn from documents exchanged on telegram, emails, etc. Telecommunication, that is a valid contract subsists given that intention of the party to be bound by the terms of such telecommunication. तो अगर ईमेल के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वैलिड माने जाए। एनी डाउट? हाँ बेटा, कहाँ पे? सबसिस्ट मतलब कंटेन या वैलिड है, ठीक है? यहाँ पे इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि है, ठीक है? एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट मान लो। अगली हेडिंग पे आइए, एट्रीब्यूशन एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसको बिलोंग करेगा वो मैसेज, ओके? जैसे आपके कंप्यूटर, आपके फोन से अगर हमें कोई मैसेज आया तो क्या माना जाएगा? ठीक है, कई बार ऐसा होता है आपके फोन से हमें मैसेज आया, ठीक है, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं हमने तो भेजा ही नहीं था, मेरा फोन तो उस टाइम छोटे भाई के हाथ में था, है ना? लेकिन माना क्या जाएगा? जिसके फोन से मैसेज गया है, ठीक है, उसी ने ही वो भेजा है। जैसे जिसकी गाड़ी, किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? गाड़ी का ओनर कौन है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव चला कौन रहा है, सबसे पहले यही देखा जाता है कि वो गाड़ी है किसके नाम पे। भले ही जिसके नाम पे है वो बैठा है घर पे, लेकिन सबसे पहले उसी को पकड़ा जाएगा। इसका मतलब वो बिलोंग किसे कर रहा है। सिमिलरली ये कह रहे हैं अगर हमने कोई चीज बोली या हमने कोई लेटर लिखा तो जिसने बोली है, ठीक है, मतलब ओरली अगर हमने बोला है तो उसको बिलोंग कर रहा है, जिसने वो लेटर लिखा है उसको बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर मेरे कंप्यूटर सिस्टम से आपको एक मैसेज गया, आपको आईसीएसआई से एक मैसेज आया योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड, ठीक है, तो क्या माना जाएगा कहां से आया है? अच्छा आपको ये पता है आईसीएसआई के जो मैसेज आता है उसमें नीचे लिखा रहता है डू नॉट रिप्लाई, ये पता है? इसका मतलब आपने आईसीएसआई की मेल्स देखी है। क्यों लिखा होता है ऐसा? क्योंकि उसमें एक और लाइन लिखी होती है दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड मेल, ठीक है? यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर आईसीएसआई की मेल से आपको कोई मेल आया है तो वो मैसेज किसको बिलोंग करेगा? दिस इज व्हाट इज एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब समझ गए? कैसे पता चलेगा कि वो किससे आया है? ओरली होता तो पता चल जाता,
रिटन होता तो हैंडराइटिंग से पता चल जाता, लेकिन अगर कंप्यूटर सिस्टम से आ रहा है तो कैसे पता चलेगा कि वो मैसेज किसको बिलोंग कर रहा है? ओके, उसके पॉइंट्स देखो क्या है। सिंस इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये बताओ क्या लिखा हुआ है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, द मेकर रिमेन्स बिहाइंड द कर्टन। मेकर कर्टन के पीछे हो गया ना, मेकर कंप्यूटर के पीछे हो गया, अब कौन भेज रहा है पता नहीं। ओके, इट वॉज कंसिडर्ड डिजायरेबल टू मेक अ प्रोविजन फॉर एट्रीब्यूशन ऑफ द रिकॉर्ड, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो मैसेज किसको बिलोंग कर रहा है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर, किसने भेजा है क्या माना जाएगा? ओरिजिनेटर ने भेजा है। ब्रॉडली ओरिजिनेटर कौन हुआ? देखो, इज द पर्सन एट हुज इंस्टेंस इट वॉज सेंट, जिसकी तरफ से वो आया है। इफ इट वॉज सेंट बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ, अगर ओरिजिनेटर ने खुद भेजा है तो वो माना जाएगा। सेकेंड, इफ इट वॉज सेंट बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर, मतलब मान लीजिए आईसीएसआई का जो मेन सेक्रेटरी है, जो मेन चेयरमैन है, ठीक है, उन्होंने आपको मेल करा, ठीक है, उन्होंने आपको डायरेक्टली मेल कर दिया कि ड्यू टू योर एक्टिविटीज योर रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड, ठीक है। अब अगर उस ऑफिसर ने किया है तो वो ओरिजिनेटर माना जाएगा, ठीक है। अगर आईसीएसआई की तरफ से आपको मेल आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे कोई पर्सन है जो आपको भेज रहा है, ठीक है। वहां पे ओरिजिनेटर कौन हो गया? आईसीएसआई। हमें मतलब नहीं है कि वहां का कौन ऑफिसर बैठ के दे रहा है। और थर्ड पॉइंट का मतलब देखो क्या हुआ, सॉफ्टवेयर जो बल्क में मैसेजेस आते हैं सारे, वो ज्यादातर आईसीएसआई के मैसेजेस जो बेकार वाले होते हैं, बेकार वाले समझ गए है ना, ज्यादातर मेल्स बेकार वाली ही होती हैं कि यहाँ ये हो रहा है वहां ये हो रहा है, ये सिर्फ आपको नहीं भेजा गया, ये सबको भेजा जाता है। तो आपको क्या लगता है वहां एक बंदा बैठ के यही कर रहा है? लाखों स्टूडेंट से लाखों स्टूडेंट को एक एक करके मेल कर रहा है वो? नो, इसके लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर से आपको मैसेज आया, भले ही सॉफ्टवेयर से मैसेज आया है, लेकिन आप क्या मानेंगे किसने भेजा है? आईसीएसआई। तो उसका ओरिजिनेटर आईसीएसआई ही माना जाएगा। वो सॉफ्टवेयर वाला ही मैसेज होता है जिसमें नीचे लिखा रहता है डू नॉट रिप्लाई, इट इज अ कंप्यूटर जनरेटेड मेल, ठीक है। आप उसी से बात करने लग गए, और बताओ बाकी सब ठीक, इसलिए वो कहते हैं रिप्लाई इनको ना करना। लेकिन अगर किसी पर्सन ने भेजा है, आईसीएसआई के किसी ऑफिसर ने भेजा है, वो फिर रिप्लाई वाले होते हैं, आप उसमें रिप्लाई कर सकते हैं। तो चाहे ओरिजिनेटर खुद भेज रहा हो या ओरिजिनेटर ने किसी पर्सन को ऑथराइज किया है, ठीक है। जैसे आप सेकंड एग्जांपल समझिए, आप किसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं, एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपने किसी को मेल किया, लेकिन दूसरी कंपनी ये मानेगी कि कंपनी की तरफ से आया है ना, एबीसी लिमिटेड के आप सीएस हैं, एज अ सीएस आपने उसको मेल किया, लेकिन उस दूसरी पार्टी के लिए ओरिजिनेटर कौन हुआ? एबीसी लिमिटेड, ठीक है। थर्ड, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर लगवा दिया और उस सॉफ्टवेयर से कई सारे मैसेजेस जा रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर भी क्या मान लिया जाएगा? ओरिजिनेटर, ठीक है। फाइन, तो ओरिजिनेटर में ये 3 पॉइंट्स हो गए, क्लियर। हाँ, मतलब आईसीएसआई को माना जाएगा दैट सॉफ्टवेयर बिलोंग्स टू द आईसीएसआई, ओरिजिनेटर विल बी आईसीएसआई। हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ, एब्सोल्युटली। अगर आप ये प्रूफ कर दोगे तो फिर वो ओरिजिनेटर नहीं माना जाएगा। देखो, लॉ ये जो लिखा है ये डीम्ड है, कोर्ट ये डीम्ड मानता है, इसका कॉन्ट्री हमेशा प्रूफ करना पड़ता है। जैसे अगर मेरे हाथ में वेपन है तो माना जाएगा हमने खून किया है। आपने पिक्चर में देखा ना, किसी का खून हुआ और वो जो हीरो होता है वो निकाल के देख रहा होता है, पता नहीं क्या उसमें पकड़ता है, वो देखा है ना ये सीन, वो मरा है तो तुम क्यों चाकू पकड़ रहे हो? वो पता नहीं वो गहराई देख रहा है कितना कितना अंदर जा चुका, क्या जरूरत है पकड़ने, और वो जैसे ही पकड़ता है वैसे ही क्या हो जाता है? पुलिस आ जाती है। अब लॉ में ये लिखा हुआ है कि इफ यू आर फाउंड विद अ वेपन तो आपको माना जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्री आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब तुम ये बताओगे कि नहीं हम तो चाकू अपने निकाल लेते अपना काम करने के लिए। तो लॉ में हमेशा ये माना जाता है जो है लॉ में लिखा है वो हम डीम्ड मानेंगे। इफ इट इज नॉट ट्रू यू हैव टू प्रूव। तो अगर आपके फोन से मैसेज गया है तो लॉ ये मानेगा तुमने भेजा है, अगर नहीं भेजा है तो तुम्हें अब प्रूव करना पड़ेगा कि भाई हमारा फोन तो 1 हफ्ते से खो गया था। जैसे कि आपने देखा है, जब कहते हैं ना जब फोन खो जाए तो तुरंत एफआईआर करानी चाहिए, क्यों? क्योंकि आपका फोन खो गया, अब आपके सिम से क्राइम हुआ, ठीक है। सिम से अगर क्राइम हुआ तो सबसे पहले आपको पकड़ा जाएगा कि किसका सिम था, ठीक है। आपने एफआईआर लिखवाई नहीं तो आप भी पकड़े जाएंगे। और अगर मान लीजिए वो आपको पकड़ने आए और आपने तुरंत कह दिया नहीं भैया वहां पे देखो पुलिस स्टेशन में चेक करो, हमने तो इस दिन की एफआईआर लिखवाई है, 1 हफ्ते से मेरा फोन गायब है, तो आप प्रोटेक्ट हो गए।
इसीलिए तो कहा जाता है फोन खो जाए या कुछ हो जाए तो इमीडिएटली एफआईआर लिखवा दो ताकि रिकॉर्ड्स में चला जाए, ठीक है, क्योंकि यूज यही होता है, सिम निकाल के उसका गलत यूज हुआ, फिर पकड़े आप जाएंगे, आप कहेंगे नहीं हम तो जेआईजीएल पढ़ रहे थे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो वही लिखा है, एन ऑटोमेटिक ईमेल इज रिसीव्ड from or on behalf of XYZ Limited confirming an order placed in online platform. This electronic record shall be attributed to the said company. किसको बिलोंग करेगा? वो कंपनी को, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिट से रिलेटेड देखो, रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिट मतलब अब जिसको रिसीव हुआ है, ओके। द एक्ट प्रोवाइड्स दैट वेयर देयर इज नो अग्रीमेंट दैट एक्नॉलेजमेंट बी गिवन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, then acknowledgement may be given by any communication by the addressee or any conduct of the addressee. कैसे पता चलेगा कि आपको मैसेज मिल गया है? हाँ, या तो वो रिप्लाई करे और या तो उनका कुछ कंडक्ट ऐसा हो जिससे पता चल जाए कि उनको मैसेज रिसीव हो गया है। ये बात समझ में आए? तो जैसे कई बार होता है आपने मैसेज किया और तुरंत उधर से आ जाता है थैंक यू फॉर योर मेल, तो अगर उनका आ गया थैंक यू फॉर योर मैसेज, थैंक यू फॉर योर मेल, इसका मतलब उनको पहुंच गया है, ठीक है। या उनका कंडक्ट ऐसा हो, आपने उनको ऑर्डर प्लेस किया और उन्होंने सीधे आपको सामान भिजवा दिया, इसका मतलब वो मैसेज उनको पहुंच गया था, ओके। तो या तो वो रिप्लाई कर दें या फिर कोई कंडक्ट ऐसा करे जिससे पता चल जाए कि वो मैसेज रिसीव हो गया है, ओके। एट्रीब्यूटेड एंड डिस्पैच समझ आ गया सबको कि मैसेज किसको बिलोंग कर रहा है? एनी डाउट? पक्का? चलो ये अब आपको रीड कर लेना, ये दो पैराग्राफ। टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे लेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे सब लोग। अब नींद खुल गई, अब देखना एकदम बढ़िया से बातें करते करते जाओगे, है ना, ओके। टेस्ट कब है कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट को लेके कुछ डाउट्स क्लियर कर दे रहे हैं?